Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the online NMD CAT session of Stars Academy Johor Town. So let's get started. So students, आज हम बात कर रहे हैं बेंजीन के हवाले से। लास्ट टाइम हम एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस कर चुके हैं। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिससे हम 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएमसी के टेस्ट में, उसमें बेंजीन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। पर्टिकुलरली इफ़ आई जनरली स्पीक ऑफ दैट, तो यहाँ पर हमें बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। बेंजीन के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को, और उनकी बेसिस पर जो बेंजीन की मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन बन रही है, इन सब पर बात करनी है हमने। साथ साथ हमने देखना है कि रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस मेथड, वो कैसे बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ये सब हिस्सा हमने आज के लिए रखा है, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 के अंदर देखेंगे कि बेंजीन किस किस्म के रिएक्शंस देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं, एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं। साथ ये भी देखेंगे कि बेंजीन के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया जाए तो हाउ डज इट एक्ट एज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये सब बातें हम करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और साथ साथ रेजोनेंस मेथड ऑफ बेंजीन स्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं विद द नंबर 1 टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, और वो है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं बेंजीन की। तो बेंजीन में सबसे पहले आपने याद रखना है कि बेंजीन इज ए लिक्विड, benzene is a colorless liquid. The formula for benzene is C6H6. बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6. Benzene has high percentage of carbon. बेंजीन में कार्बन की परसेंटेज इन रिलेशन टू हाइड्रोजन ज्यादा होती है। बेंजीन में हाइड्रोजन कार्बन की परसेंटेज एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस सबसे ज्यादा है, याद रख लें। और अगर हम बात करें परसेंटेज के हवाले से, तो परसेंटेज के हवाले से सबसे पहले आ जाती है बेंजीन। बेंजीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन पाई जा सकती है एल्काइंस में, उसके बाद एल्कीन्स में, उसके बाद एल्केन्स में। तो एल्कीन्स में कार्बन की परसेंटेज रिलेटिवली काफी कम होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज है कार्बन की बेंजीन के अंदर, एंड दैट इज वाई, यही वजह है कि बेंजीन बर्न्स विद सूटी फ्लेम। बेंजीन सूटी फ्लेम से जलता है। सूटी फ्लेम का मतलब है कि उसके अंदर से धुआं जो उठेगा उसमें अनबर्न्ड कार्बन रह जाएगी। एंड वाई सो? बिकॉज इट हैज ए हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब ऑक्सीजन इससे मिलती है तो ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू कंबस्ट ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स साइमल्टेनियसली। बेंजीन के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है वो तमाम के तमाम कार्बन एटम्स को जलाने में कामयाब नहीं हो पाती। सही है जनाब, कार्बन एटम सारे नहीं जल पाते, इस वजह से ये एक सूटी फ्लेम से जलती है। बेंजीन का फ्रेमवर्क एज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट थ्योरीज, वो हेक्सागोनल प्लेनर होता है। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। याद रहे कि बेंजीन, इंपॉर्टेंट बात है, बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस
addition reactions reluctantly, बेंजीन एडिशन रिएक्शंस मुश्किल से देती है, बेंजीन एडिशन रिएक्शंस मुश्किल से देती है। while it gives substitution reactions readily, it gives substitution reactions readily, addition reactions मुश्किल से देती है। याद रखना है रिएक्टिविटी में ये चीज वाइटल इंपॉर्टेंस रखेगी, जबकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये रेडिली देती है। फर्दर ये भी याद रखें कि बेंजीन जो है इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन में ऐड हो जाएगा और उस तरह बेंजीन रिएक्ट कर जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की प्रॉपर्टी हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो बेंजीन हैज ए delocalized pi electronic cloud, बेंजीन में एक delocalized पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। delocalized से मुराद ये है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है it is not still, rather it is continuously moving. इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं हैं, बल्कि वो मुसलसल घूम रहे हैं। ये डीलोकलाइज्ड का मतलब है। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी ये हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर या जनरल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इसी से स्ट्रक्चर भी रिलेटेड है, हम इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे केक्यूल्स फार्मूला को, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को, तो हम स्ट्रक्चर पर मजीद डेप्थ से जो है वो एनालिसिस कर सकेंगे। एक और बात भी यहाँ पर ज़रूरी है और वो ये कि बेंजीन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द अर्लियर साइंटिस्ट्स लाइक केक्यूल, उसके मुताबिक बेंजीन इस तरह नज़र आती है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी होती है, 2 हाइड्रोजन नहीं लगते किसी भी कार्बन के साथ। ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने के बाद मैं यहाँ एक क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ एंड द क्वेश्चन इज व्हाट is true about benzene। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से बेंजीन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है इट हैज हाई परसेंटेज of carbon, it has high percentage of carbon। बीटा ऑप्शन है it has 6 carbon hydrogen bonds, it has 6
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चार्ली ऑप्शन है इट इज ए कलरलेस लिक्विड, और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या बात बेंजीन के बारे में सही है? हमने जो प्रॉपर्टीज देखी उसके हिसाब से बेंजीन इज ए लिक्विड। चार्ली ऑप्शन सही है। बेंजीन हैज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो अल्फा ऑप्शन भी सही है। और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन में 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी कि बीटा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह ये सब ही ऑप्शन सही हो गए। इसी तरीके से एक और सवाल भी यहां पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहां पर क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द बॉन्ड एंगल shown in the diagram? What is the bond angle shown in this diagram? Is it 60 degrees or it is 90 degree, or is it 120 degrees or it is 180 degrees? कितना है बॉन्ड एंगल यहां पर? आप जानते हैं, ये बात याद रखनी है कि कार्बन इन बेंजीन, उसने एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी कि इट हैज वन डबल बॉन्ड, और वन डबल बॉन्ड की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड towards 3 corners of a triangular planar structure with the bond angle of 120 degrees. तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल जो के पाए जाते हैं बेंजीन के अंदर, चाहे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो विद इन चेन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वो सारे बॉन्ड एंगल एक जितने होते हैं, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब हम चल रहे हैं कंपेयर करने की तरफ कि मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन किस तरीके से डिवाइस किया गया है। आगे बढ़ते हुए अब हमने मुख्तलिफ थीरीज जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में पेश की गई टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उन सब का एक कंपैरिजन करना है, और उससे हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि कौन सा बेंजीन का स्ट्रक्चर ज्यादा इफेक्टिव है। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर Kekule's formula with the findings of X-ray studies, and these findings will be compared by one of the modern theories, atomic orbital treatment, and last but not the least हम बात करेंगे रेजोनेंस की, रेजोनेंस मेथड की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये भी देखते हैं कि हम किन डायमेंशंस पर, किन ग्राउंड्स पर बात करेंगे, किन लाइंस पर बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कंपेयर नंबर 1, number of carbons,
हर स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि किस स्ट्रक्चर ने क्या प्रपोज किया। तो अगर हम बात करें केक्यूल्स फार्मूला की, तो केक्यूल्स फार्मूला के मुताबिक या एक्सरे स्टडीज के मुताबिक या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक या रेजोनेंस के मुताबिक बेंजीन के अंदर कार्बन तो 6 ही हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी जैसा कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो वो 6 ही हैं। आगे चलते हैं। डबल बॉन्ड्स केक्यूल फार्मूला के मुताबिक बेंजीन हैज 3 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि केक्यूल के मुताबिक बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं। अलबत्ता हैरानकुन तौर पर एक्सरे स्टडीज में पता ये लगा था कि बेंजीन के तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एक जितनी लेंथ के हैं, और जब एक जितनी लेंथ के हैं तो वो लेंथ ना डबल बॉन्ड से मैच करती है ना सिंगल बॉन्ड से मैच करती है। आप कहते हैं कि एक्सरे स्टडीज के मुताबिक जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअल बेंजीन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक खास लेंथ होती है, और यहां पर जो बेंजीन है उसके अंदर एक्सरे स्टडीज के मुताबिक ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, तमाम बॉन्ड एक जितनी लंबाई के हैं, तो फिर डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आता। बिल्कुल इसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी ऐसे मानती है कि यहां पर जो डबल बॉन्ड हैं वो नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक भी बेंजीन में डबल बॉन्ड्स जो हैं वो नहीं होते, और जब डबल बॉन्ड नहीं होते, नील हैं उसमें डबल बॉन्ड, तो यहां पर भी यही माना जाएगा कि तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड वो एक जितनी लेंथ के हैं। रेजोनेंस के अंदर हम कहेंगे कि खास डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस के मुताबिक बेंजीन जो है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, केक्यूल फार्मूला का भी डिवार स्ट्रक्चर का भी। तो वो डबल बॉन्ड को मानता तो है, लेकिन वो सब का मिक्सचर बनाकर जो बेंजीन शो करता है उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उसमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं है। जैसा कि एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू में हमें बताया जाता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो केक्यूल ने दिया था वो सही नहीं है। असल में बेंजीन में देयर इज ए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स केक्यूल फार्मूला के मुताबिक जब डबल बॉन्ड 3 हैं तो सिंगल बॉन्ड भी 3 होंगे, क्योंकि टोटल 6 बॉन्ड हैं। एक्सरे स्टडीज के मुताबिक सारे ही बॉन्ड जो हैं वो सिंगल हैं और उनकी लंबाई एक जितनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक भी सारे बॉन्ड एक जैसे हैं और उनकी लंबाई जो है वो एक जितनी है। रेजोनेंस के बारे में मैंने बता दिया कि रेजोनेंस जो है वो डबल सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं देती, बल्कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड या मिक्सचर ऑफ बेंजीन केक्यूल फार्मूला और डिवार फार्मूला वो मानती है बेंजीन को। इसके बाद आगे चलें तो भाई बात आ गई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड केक्यूल फार्मूला के मुताबिक भी, एक्सरे स्टडीज के मुताबिक भी, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक भी और रेजोनेंस के मुताबिक भी बेंजीन में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जी? 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। अगर बात की जाए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ केक्यूल फार्मूला में 2 पाई जाती हैं। 3 वो बॉन्ड हैं जो सिंगल हैं, 1.54 एंगस्ट्रॉम उनकी लेंथ होनी चाहिए, और 3 बॉन्ड वो हैं जो डबल बॉन्ड हैं, उनकी लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन एक्सरे स्टडीज ने शो किया था कि बेंजीन में 6 बॉन्ड हैं और सब की लंबाई 1.397 एंगस्ट्रॉम है।
यही बात यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के लिए भी सही काउंट होगी और यही बात सही काउंट होगी रेजोनेंस मेथड के हवाले से। तो ये तीनों थीरीज जो हैं कुछ कुछ एक जैसी बात करती हैं, जबकि जो केक्यूल फार्मूला है, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था बेंजीन का स्टार्टिंग पीरियड में 1865 में जो बना था, उसकी बातें जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता लगा है कि इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो आपने देख ली यहाँ पर। आगे चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर चाहे केक्यूल फार्मूला हो या बाद में कोई और फार्मूला आया हो, सबके ही हिसाब से बेंजीन इज हेक्सागोनल प्लेनर। बेंजीन इज हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर। बेंजीन हेक्सागोनल प्लेनर ही है तमाम तर थीरीज के मुताबिक। इसी तरीके से बेंजीन में अगर बात की जाए एडिशन रिएक्शंस की, एडिशन रिएक्शंस, तो केक्यूल फार्मूला विद 3 alternate double single bonds demands a high degree of unsaturation। इस तरह की बात आपको मिल सकती है किताब में। केक्यूल फार्मूला में जो 3 डबल बॉन्ड थे उसकी वजह से जो बेंजीन है उसे एडिशन रिएक्शन देने चाहिए रेडीली। एडिशन रिएक्शन 3 डबल बॉन्ड, ईथीन में 1 डबल बॉन्ड है, वो भाग भाग के एडिशन रिएक्शन कर रहा है। बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, उसे तो और ज्यादा जल्दी जो एडिशन रिएक्शन है वो देने चाहिए अगर केक्यूल का फार्मूला सही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता ये लगा है कि एक्सरे स्टडीज और बाद की जो थीरीज हैं उनके मुताबिक जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो बेंजीन के वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बेंजीन एडिशन रिएक्शन जो है वो रेडीली नहीं देती, बल्कि उसको जो है उसको एडिशन रिएक्शन देने में मुश्किलात का सामना है। इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली, 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 मुश्किल से एडिशन रिएक्शन देती है बेंजीन। क्लियर हो गई जी बात। आगे चलें तो कुछ बात अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो बेंजीन अगर केक्यूल फार्मूला सही है तो उसमें तो 3 डबल बॉन्ड है, तो इसे एडिशन रेडीली देनी चाहिए। जबकि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड इथीन में हमने सीखा, इथाइन में हमने सीखा कि वो जो एडिशन रिएक्शन है वो तो दे देते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो केक्यूल फार्मूला वाली बेंजीन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। लेकिन एक्सरे स्टडीज, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और रेजोनेंस से साबित हुआ है कि बेंजीन जो एडिशन रिएक्शंस है वो मुश्किल से देती है, जबकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो जल्दी दे देती है। एक्चुअल बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जल्दी दे देती है। सही हो गई जी बात। तो एक्चुअल बेंजीन जो है ना वो इन तीनों से हमें पता लगती है बेंजीन का असल स्ट्रक्चर। साइंस का तरीका ये है कि स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर कोई प्रपोज किया जाता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जब साइंस तरक्की करती है तो पता लगता है कि वो जो थ्योरी, वो जो कंसेप्ट सोचा जा रहा था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे और उन ड्रॉबैक्स को ठीक करने की ज़रूरत है। सही है जी बात। तो बाद में वो फिर बेहतर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ज़रा कुछ जगह हमारे पास थोड़ी कम रह गई कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर किस फार्मूला के मुताबिक कैसा था। तो केक्यूल फार्मूला की अगर बात की जाए तो केक्यूल फार्मूला के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए। सही है जनाब।
एक्सरे स्टडीज ने हेक्सागोनल फ्रेमवर्क तो जो है वो शो किया, लेकिन उसने कहा कि सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक जैसे हैं, तो वहां पर एक जितनी लंबाई वाले बॉन्ड शो हुए। अलबत्ता ये साबित नहीं हो सका कि अंदर जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह लगे होंगे और सिंगल बॉन्ड किस तरह लगे होंगे। सही है जनाब। तो ये वाली अरेंजमेंट जो है ना एक्स रे से पता नहीं लगी। हम सिर्फ समझाने के लिए ये बता दें कि यहाँ पे ना एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अंदर के क्या हालात हैं ये एक्सरे स्टडीज ने प्रपोज नहीं किया था। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ने हमारी कुछ मदद की और उसने कहा कि बेंजीन के अंदर असल में ये वाली अरेंजमेंट होती है। बेंजीन के अंदर 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स हैं दे ओवरलैप, वो आपस में मिल जाते हैं। इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, वो यहां पे ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है और इस ओवरलैप से एक कंटिन्यूअस शीट ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट सराउंड्स द सिग्मा फ्रेमवर्क फ्रॉम अबव एंड बिलो। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो वो बन जाता है। रेजोनेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो रेजोनेंस के हवाले से बेंजीन कम्स आउट टू बी ए रेजोनेंस हाइब्रिड। बेंजीन एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और किन स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है? वो स्ट्रक्चर्स हैं कैक्यूल्स स्ट्रक्चर्स 1 2 3 एंड डिवार्स स्ट्रक्चर्स। ये कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं और ये डीवार स्ट्रक्चर हैं। डीवार स्ट्रक्चर्स शो कर रहा हूं आपके सामने, डीवार्स स्ट्रक्चर्स। तो बेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं, 3 डिवार स्ट्रक्चर हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के मुताबिक एक्चुअल बेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। सही हो गई जी बात। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। अच्छा जनाब, तो सारा स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम आगे चल रहे हैं और कुछ सवालात आपसे पूछेंगे ताकि इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपके माइंड में थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और आप इन आइडियाज को अच्छे तरीके से पिक भी कर सकें, उन्हें अप्लाई भी कर सकें। तो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन we are going to ask is the number of unhybridized 2pz orbitals in benzene। बेंजीन के अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है? 1, 6, 3 या फिर 4? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप जनरली भी उसके बारे में जानते हैं कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हर कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है और हर कार्बन के पास टोटल 3 p थे, उनमें से 2 ने यहां पर बॉन्डिंग कर ली, तो एक sp 2pz ऑर्बिटल हर कार्बन के पास बच जाएगा। 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, तो टोटल 6 कार्बन के पास 6 अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स होने चाहिए हैं। क्लियर हो गई जी बात। तो ये तो हो गया एक मामला। आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं यहां पर, और वो सवाल ये है कि which concept best describes the correct
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के बारे में हमने मुख्तलिफ थीरीज जो हैं वो देखी हैं और वो थीरीज हमने कहा कि केक्यूल का भी स्ट्रक्चर था, एक्सरे स्टडीज ने भी कोई इंफॉर्मेशन दी है, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इज सेइंग समथिंग, रेजोनेंस मेथड इज अनदर मेथड। तो कौन सा मेथड है जो बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को सही एक्सप्लेन कर रहा है या ज्यादा एक्यूरेट एक्सप्लेन कर रहा है? तो द ऑप्शंस आर केक्यूल्स फार्मूला और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या फिर रेजोनेंस मेथड या फिर डिवार्स स्ट्रक्चर्स। तो कौन सा जो तरीका है बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का विच इज़ मोर एक्यूरेट, जो ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्चुअल बेंजीन के बारे में? तो याद रखना है आपने कि केक्यूल फार्मूला विद अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, इसी तरीके से डिवार्स फार्मूला विद अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, ये बेंजीन की जो कॉन्सेप्ट हैं ये सही नहीं है, इनके साथ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये बात सही है कि बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स, यहां पर तीनों डबल बॉन्ड एक जितनी लेंथ के हैं, डिवार स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड एक लेंथ के हैं, तीसरा लेंथी होता है, वो एनर्जेटिकली वैसे ही फेवरेबल नहीं है, वो तो बहुत ही बुरा है। लेकिन जो केक्यूल या डिवार के स्ट्रक्चर हैं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाले, दे डिमांड ए हाई डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन। और अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड इतने ही हैं जितने के हम सोच रहे हैं केक्यूल के फार्मूला के मुताबिक या फिर डिवार के फार्मूला के मुताबिक, तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शंस फौरन से देने चाहिए, जबकि एक्चुअल बेंजीन एडिशन रिएक्शंस जो है वो रिलक्टेंटली देती है और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो रेडिली देती है। तो ये दोनों सही नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन हमने रख लिया है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। अच्छी कोशिश की है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में, जिसमें उसने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है, लेकिन एक्चुअली जो रेजोनेंस है वो असल वो तरीका है जो कि हमें सबसे बेहतर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें वो बताता है कि डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स की वजह से बेंजीन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो रेजोनेंस मेथड यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं फिर एक्चुअली रेजोनेंस मेथड की। रेजोनेंस explains the extraordinary stability of benzene. So resonance is actually a concept that explains why benzene has an extraordinary stability. रेजोनेंस मेथड रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है जिसके मुताबिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बेंजीन जो है वो ड्रा कर रहा हूँ और उसके एटम्स को, उसके कार्बन एटम्स को 1 2 3 4 5 6 नाम दे रहा हूं। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट देख रहा हूं कि वो किस किस तरह हो सकती है। सिग्मा फ्रेमवर्क बन चुका है, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसे वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और अब आप देखते हैं कि वो किस किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ये है
कि पहला और दूसरा एटम आपस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लें, तीसरा और चौथा एटम, पांचवा और छठा एटम ऐसे कर लें। बिल्कुल इसी बुनियाद पर अब एक और बेंजीन बना दी मैंने, उसके एटम्स को भी 1 2 3 4 5 6 कह दिया। Possibility of different pairing schemes of valence electrons of atoms in a molecule देखता हूं तो एक और पॉसिबिलिटी ये है कि 2 और 3, 4 और 5, 6 और 1 आपस में पेयर कर जाएं। इस तरह की पेयरिंग से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है केक्यूल्स स्ट्रक्चर्स, केक्यूल्स स्ट्रक्चर्स। और एक्चुअल बेंजीन में दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स। एक्चुअल बेंजीन की प्रॉपर्टीज काफी हद तक केक्यूल फार्मूला की बेस पर एक्सप्लेन की जा सकती हैं, बट नॉट ऑलवेज। इसी तरीके से ये देखें, दी possibility of pairing of electrons, valence electrons of atoms in a molecule, ये भी हो सकती है कि 1 और 4 आपस में पेयरिंग कर लें, 1 और 4 आपस में पेयरिंग कर लें। 1 और 4 की पेयरिंग मुश्किल हो गई है शायद आज, तो 1 और 4 जो है वो आपस में पेयरिंग कर लें। 2 और 3 और 5 और 6 आपस में पेयरिंग कर लें। बिल्कुल इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ये भी हो सकती है कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। ये भी हो सकता है कि 2 और 5 आपस में पेयरिंग कर लें, 3 और 4 आपस में पेयरिंग कर लें और 1 और 6 आपस में पेयरिंग कर लें। इसी तरीके से the possibility of different pairing schemes of valence electrons of atoms in this molecule of benzene, वो ये भी हो सकती है कि 3 और 6 आपस में पेयर हो जाएं, 1 और 2 और 4 और 5 आपस में पेयर हो जाएं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर डिवार ने पेश किए थे और इन्हें डिवार स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। डिवार स्ट्रक्चर्स एक्चुअल जो बेंजीन है उसके स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर का ताल्लुक है इनका, एंड दे आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स। ये माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं एक्चुअल बेंजीन की तरफ। व्हाई सो? बिकॉज they are not energetically favored, यानी कि उनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं 1 4 2 5 3 6 ये लॉन्गर बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड इतने लेंथी नहीं होते एक्चुअली, तो ये जो है ना माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक बात याद रहे कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है एल्केन्स के अंदर, उसकी लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स के अंदर, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइंस के अंदर, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। जबकि बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वो असल में सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान में कुछ होता है, तो वो बॉन्ड लेंथ जिसे बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इट इज एक्चुअली 1.397 एंगस्ट्रॉम। इट इज बिटवीन दैट ऑफ एल्केन और एल्कीन। यहां से यह भी पता लगा कि बेंजीन में एक्चुअली प्योर सिंगल बॉन्ड भी नहीं है और प्योर डबल बॉन्ड भी नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेंजीन के कितने बना लिए हमने? बेंजीन हैज 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हायर
the number of resonance structures, higher will be the stability of compound. क्योंकि बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, इसलिए बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए जो फॉर्मूला निकाला गया है वो ये है कि आप कंपेयर करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन को, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन जितनी कम आएगी, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन किसी कंपाउंड की, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन कम आएगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर एक कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जैसे जैसे किसी कंपाउंड की बढ़ती जाती है तो हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन यानी कि हाइड्रोजन डालने से जो एनर्जी निकलती है वो कम होती जाएगी। सही है जनाब। तो यहां पर इस बात से मैं 4 कंपाउंड्स की हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन लिख रहा हूं। पहला है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन की हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन है -119.5 यूनिट है किलो जाउल पर मोल। इसी तरीके से एक्चुअल बेंजीन जो है इसकी रेजोनेंस एनर्जी इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन है -231 किलो जाउल पर मोल। आगे चलकर अगर हम देखते हैं 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन है -239, यहां पर आ गई किलो जाउल पर मोल में वैल्यू। इसी तरीके से 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन, 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन जो कि बेंजीन है ऑफ केक्यूल्स ड्रीम्स। केक्यूल को ख्वाब आया था, सुना होगा आपने वो मशहूर किस्सा कि केक्यूल को ख्वाब में आया और 6 सांप एक दूसरे की दुम पकड़े हुए थे। तो उस ख्वाब की बेस पे जो केक्यूल ने बेंजीन बनाई थी वो ऐसी थी, तो ये असल में उसका ख्वाब ही था। एक्चुअल बेंजीन ऐसी नहीं होती और इस मालिक्यूल को, इस हाइपोथेटिकल मालिक्यूल को 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन कहते हैं। इसकी जो एंथैल्पी है वो है -358.5 किलो जाउल पर मोल। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलेटिवली कम है, सो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की, इससे हम कुछ और सवाल काफी पूछेंगे। एक बात याद रहे कि जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट बॉन्ड्स, या फिर इन्हें रेजोनेटिंग बॉन्ड्स भी कहा जाता है। कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या फिर रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। तो चलें फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस सारी इंफॉर्मेशन के हवाले से। अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस अबाउट रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस मेथड बेंजीन इज ए triangular planar, B hybrid of
डिवार स्ट्रक्चर्स। चार्ली ऑप्शन आ गया हाइब्रिड ऑफ केक्यूल्स स्ट्रक्चर्स। डेल्टा ऑप्शन है बी एंड सी। तो रेजोनेंस मेथड के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या ट्राइएंगुलर प्लेनर है? हमें पता है कि ऐसा नहीं है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हेक्सागोनल प्लेनर है। क्या बेंजीन हाइब्रिड ऑफ डिवार स्ट्रक्चर्स है? हाइब्रिड ऑफ डिवार स्ट्रक्चर्स तो है, लेकिन सिर्फ हाइब्रिड ऑफ डिवार स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि उसके साथ केक्यूल्स स्ट्रक्चर्स का भी हाइब्रिड है, यानी कि बीटा और चार्ली दोनों को मिलाकर जो 5 स्ट्रक्चर बनते हैं उनका हाइब्रिड है बेंजीन। तो फिर यहां पर हम कहेंगे कि बेंजीन इज ए हाइब्रिड ऑफ केक्यूल एंड डिवार्स स्ट्रक्चर्स। एक और सवाल देख लेते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। बेंजीन में रेजोनेटिंग बॉन्ड्स की तादाद कितनी है? 3 और 6 और 1 और 0। रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, जैसा कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि दीज आर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड की जो अरेंजमेंट है उसे आप रेजोनेटिंग बॉन्ड या कॉन्जुगेट बॉन्ड कहते हैं। कॉन्जुगेट बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स। तो जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं। देखें जरा, ये है बेंजीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये देखें जरा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये है एक रेजोनेटिंग बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये है एक रेजोनेटिंग बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये है एक रेजोनेटिंग बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सही है जनाब। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलकर काउंट होगा एक रेजोनेटिंग बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलकर काउंट होगा एक रेजोनेटिंग बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलकर काउंट होगा एक रेजोनेटिंग बॉन्ड। तो कितने रेजोनेटिंग बॉन्ड हो गए बेंजीन में? कितने कॉन्जुगेट बॉन्ड्स हो गए बेंजीन में? 3 हो गए। बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, तो प्रॉब्लम कर सकता था, इसलिए हमने आपसे यहां पर ही पूछकर यहीं पर डिस्कस कर लिया कि एक डबल और सिंगल बॉन्ड का जो पेयर है जो आगे कॉन्जुगेशन कर रहा हो उसे आप 1 काउंट करते हैं। रेजोनेटिंग बॉन्ड्स बेंजीन में 3 हो गए, डबल सिंगल बॉन्ड जो हैं ये तादाद में आ गए 3। ओके जनाब, आगे चलते हैं। करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट बेंजीन इज। ये देखें जरा, बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। इनमें से सबसे करेक्ट वे जो है टू रिप्रेजेंट बेंजीन वो क्या है? तो आप जानते हैं कि केक्यूल और डिवार, उनके स्ट्रक्चर्स एक्चुअल बेंजीन से सिमिलैरिटी तो रखते हैं, बट दे आर नॉट द एक्चुअल बेंजीन, एंड एक्चुअल बेंजीन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ केक्यूल एंड डिवार स्ट्रक्चर्स। तो फिर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए है। एक और सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं साइक्लोहेक्सीन, ब्यूटीन, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन और 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइईन जो केक्यूल
के ख्वाब में आया था कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कंपाउंड और इस सवाल की मदद से हम कंपेयर कर रहे हैं इन चारों मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की थी कि जैसे जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे इन चार मॉलिक्यूल्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता हो तो मुझे इनकी स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ साइक्लोहेक्सीन की तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -119.5 किलो जाउल पर मोल है। अगर मैं बात करता हूँ बेंजीन की फॉर एग्जांपल तो बेंजीन के लिए ये वैल्यू -231 किलो जाउल पर मोल में है। अगर मैं बात करता हूँ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन की तो ये वैल्यू चली जाती है -239 किलो जाउल पर मोल पर। और अगर मैं बात करता हूँ हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन की तो ये वैल्यू चली जाती है -358.5 किलो जाउल पर मोल पर। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है साइक्लोहेक्सीन की, दूसरे नंबर पर बेंजीन की, तीसरे नंबर पर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन की और आखिर में 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन। इसी मुनासबत से मैं यहाँ पर अल्फा ऑप्शन टिक कर देता हूँ। साइक्लोहेक्सीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है। बेंजीन दूसरे नंबर पर, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन तीसरे नंबर पर और हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन वो सबसे लीस्ट स्टेबल है इन चार मॉलिक्यूल्स में। आप में से काफी सारे लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये बात से एग्री कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर और परेशानी का शिकार हैं। देखें, आपकी बात सही है, आपकी बात जो आप सोच रहे हैं वो समझ आ रही है मुझे कि आपका ख्याल किस तरफ जा रहा है। आप सोच रहे हैं मैथमेटिकली, आप कह रहे हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैथ के मुताबिक तो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है असल में वो उतनी छोटी होती है। तो -358 छोटा है और -239 बड़ा है। सही है जी, आप ये सोच रहे हैं, इस एंगल से सोच रहे हैं और इसीलिए ये सवाल जो है ये यहाँ पर डाला गया है ताकि ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करें बल्कि ये बात भी समझ लें कि ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन फार्मूले का नेगेटिव है एंड इट इज ए सिंबल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जनाब नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में नहीं है। जो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं उनके साथ आप यहाँ माइनस लिख देते हैं जिससे पता लगता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये वैल्यू के साथ माइनस नहीं है। ये नहीं बात कि ये वैल्यू नेगेटिव में बड़ी है तो एक्चुअल में ये छोटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैल्यू है 358.5 किलो जॉल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 239 किलो जॉल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 231 किलो जॉल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 119.5 किलो जॉल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो माइनस जो है वो जो है ना सिर्फ समझने के लिए है और अगर वो ना भी हो तब भी आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू ये है और साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिसकी वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस वाज ए वेरी ट्रिकी एमसीक्यू। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑल्दो दे अंडरस्टैंड बाय दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर पेपर में पहली बारी इस तरह का सवाल या से मिलता जुलता सवाल आ जाए तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो काफी ज्यादा हो सकती हैं। एक बात मैं और यहाँ बताता चलूं कि जो वैल्यू है difference of the amount of energy actually released by the hydrogenation of benzene and the amount of energy calculated on the basis of Cacchiol's formula. Difference between the difference कहते हैं माइनस को, difference between the amount of energy actually released
and that calculated on the basis of Kekule's formula, यानी कि बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाने से जो एनर्जी निकलती है उसे पहले लिखें। बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाने से जो एनर्जी निकलती है उसे पहले लिखें और केक्यूल फार्मूला के मुताबिक जो एनर्जी निकलनी चाहिए उसे बाद में लिखें। इन दोनों को माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 150.5 किलो जाउल पर मोल। और मैं आपको ये बात जना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये वैल्यू भी एज एन MCQ पास पेपर में पूछी जा चुकी है। तो वैल्यू है प्लस 150.5 kilojoule per mole, and this is known as resonance energy। इसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी के साथ आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 8 मुकम्मल होता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन, और आखिर में ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसे ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह के वो हमें बेहतर तौर पर समझ आ सके। कोई भी सवाल हो आपके तो आपके पास ऐप है, आप उसके ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम अवेलेबल होंगे आपके लिए हमेशा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।